जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब वली आ गए जिंदगी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली बंदगी आज बड़ी खुशी का दिन है। आज मौला अली की बर्थडे है, उनकी विलादत का दिन है, जिनके नाम पे हमारा ये चैनल है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन डेक्सामेथासोन या डेक्सोना, जो ब्रांड नेम से ये डेक्सामेथासोन मार्केट में आता है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बहुत से जो बारीक पहलू हैं, जो इसकी लाइफ सेविंग, जो इसका पोटेंशियल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है इसे। तो किस तरीके से इसे लाइफ सेविंग बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। कई सारे लोग, खासकर नॉन वेट्स जो हैं, पैरावेट्स हैं, वो डेक्सोना को बहुत इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं, मिसयूज़ होता है उसका, उसकी पता ना होने की वजह से। अगर कुछ कंडीशंस भी पता चल जाएं कि किन कंडीशंस में डेक्सोना यूज़ करना चाहिए और किन में इसे अवॉइड करना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका मिसयूज़ को रोका जा सकता है। जैसे एक बहुत ही आम धारणा है कि जैसे मिल्क फीवर होता है और एनिमल हाइपोथर्मिया में चला जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए डेक्सामेथासोन को लगाया जाता है। कुछ लोग इसे फीवर में अवॉइड करते हैं, लेकिन हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया से डेक्सोना का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि डेक्सोना थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि मिल्क फीवर में अगर आप देंगे तो ये कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन है, जिसकी वजह से मिल्क फीवर हो रहा है, उसे ये डाउन करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करता है, विटामिन डी के अगेंस्ट काम करता है। तो लोग तुक्का लगा के ये काम करते हैं, कहीं ये काम कर जाता है और कहीं नहीं करता है। तो उसी बारे में हम इसमें देखेंगे प्रेजेंटेशन में। तो डेक्सोना एक बहुत कॉमन मेडिसिन है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेक्सोना एक काफ़ी कॉमन मेडिसिन है, जो कि वेटनरी प्रैक्टिसेस में यूज़ होती है। और अगर हम ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली ड्रग है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मिसयूज़ है वो काफ़ी अब बढ़ गया है। मतलब जब से ये यूट्यूब वगैरह और इन सब में और इन्फॉर्मेशन इसकी आई है, और क्योंकि बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो चीज़ मिसयूज़ होती है। इसके मतलब अच्छे चमत्कारी रिज़ल्ट्स होते हैं, और इसे लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है डेक्सामेथासोन को। लेकिन अगर इसे जो एक्सपर्ट वेटनरी क्लिनिशियन जो होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें अच्छी मतलब मेडिसिन की नॉलेज होती है, फार्माकोलॉजी की नॉलेज होती है, वो इससे अच्छे रिज़ल्ट्स ले लेते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर यूज़ बाय मतलब जो इम्प्रॉपर यूज़ होता है इसका, उससे इस ड्रग की इम्पोर्टेंस जो है वो कम मतलब आंकी जाती है। डेक्सोना के अंदर जो पर्टिकुलर जो सॉल्ट है डेक्सोना, इसके अंदर डेक्सामेथासोन रहता है। डेक्सामेथासोन सॉल्ट का नाम है, और ये एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है दैट इज़ सिमिलर टू दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। उन्हीं में से एक हार्मोन होते मतलब कुछ हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हम आगे देखेंगे अभी इसके बारे में। तो डेक्सामेथासोन उसी के इफ़ेक्ट को, उसी के रिस्पांस को मिमिक करता है, मतलब ये वैसा ही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। एक बात यहाँ पर आप मतलब नोट कर लें, वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है ना, ये जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप किसी एक्सपर्ट के साथ इस मतलब इसे लेकर कोई बहस या उसके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई बहस नहीं कर सकता है कोई नॉन प्रोफेशनल, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है वो हर चीज़ देख के वहाँ पे डिसीजन लेता है। तो वेटनरी एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है अगर आप कोई केस मतलब खुद भी हैंडल कर रहे हैं। हालांकि कई बार वेटनरियन अवेलेबल नहीं होता है, और मतलब ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, तो यूज़ करते हैं लोग। तो जस्ट एक जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए इसे बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन्स हम जो बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, वो
वो कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज में यूज़ होती हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उन्हें मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है, उनके ऊपर काम करती है। जैसे ये एक पर्टिकुलर पाथवे है, तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है मान लीजिए, तो ये अल्टीमेट मॉलिक्यूल है, लेकिन ये किसी मतलब एक पाथवे से होके गुजरा है और यहाँ पर इन पाथवे पे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स काम करते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो इन एंजाइम्स के बिना ये जो पाथवे हैं, ये रिएक्शंस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बिना एंजाइम के रिएक्शंस नहीं होंगी और फिर लाइफ भी नहीं होगी। तो ये एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ ड्रग्स जो होती हैं इन्हीं एंजाइम पे जाके या तो इनके काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं, मतलब ज़्यादातर तो ये कम ही करती हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये इन एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करती हैं और इनकी एक्टिविटी को या तो बढ़ा देती हैं या फिर कम कर देती हैं। इसी तरीके से कुछ मतलब रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये सेल है आपकी, इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा है। अब यहाँ पर आकर कोई चीज़ बाइंड होती है, कोई हार्मोन या कुछ बाइंड होता है, तो ये जब इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा तभी अंदर ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब शुरू होगी और अपने पाथवे पे। जब तक ये हार्मोन आके या वो रिसेप्टर आके इस पे बाइंड नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पर वो काम शुरू नहीं होगा। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो दोनों ही तरीके की दवाइयाँ हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे एंजाइम्स होते हैं ऐसे ही हार्मोन्स भी काम करते हैं। तो इन दोनों का जो फाइन बैलेंस होता है ना, एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, वही लाइफ को सस्टेन करता है। अब जैसे इस वाले उसमें हम देख सकते हैं कि लाइगेंड है। लाइगेंड मतलब कोई भी चीज़ जो रिसेप्टर से जाके चिपक जाए उसे लाइगेंड कहते हैं। ये हार्मोन भी हो सकता है, ये कोई दवाई भी हो सकती है ना। तो ये रिसेप्टर से जाके चिपकेगा, रिसेप्टर किसी मॉलिक्यूल्स को चेंज करेगा। ये मेटाबॉलिक पाथवे है, यहाँ से लेके और यहाँ तक डिफरेंट। पहले ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ये मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ये रिस्पॉन्स आएगा। तो इस चीज़ को मतलब जैसे माचिस है, माचिस जो है वो अपने आप में जब तक उसमें आग नहीं लगेगी वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये बेसिकली हार्मोन है। ये एक तीली से आप पूरा का पूरा लकड़ी का एक वो जला सकते हैं, पूरा गट्ठर जला सकते हैं एक तीली से। तो ये हार्मोन हो गया और ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हार्मोन इस तरीके से काम करता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और आके उस पूरे के पूरे सिस्टम को शुरुआत करता है उसकी। तो हार्मोन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, माचिस की तीली की तरह काम करते हैं हार्मोन। और एंजाइम जो हैं वो एक तरीके की लकड़ियां हैं जो कि पूरी की पूरी उसे रेगुलेट करेंगी और उस जो सिस्टम है उसे, उसकी रिएक्शंस को ये कंप्लीट करेंगे एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं और वो साथ साथ काम करते हैं। और ऐसे ही कुछ हार्मोन्स का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एड्रीनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं, मतलब एड्रीनल ग्लैंड इन्हें प्रोड्यूस करती है और बॉडी के अंदर भेजती है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये किडनी है। हर एक एनिमल की किडनी के ऊपर, चाहे वो गाय है, भैंस है, कुत्ता है या हम लोग हैं, कोई भी जो एनिमल होगा उसकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। ये एड्रीनल ग्लैंड है। तो रीनल किडनी को कहा जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है और ये ब्लड वेसल है। तो कॉर्टेक्स से जो ये हार्मोन निकलते हैं इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं और दूसरे एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं, जैसे इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन। उसके बारे में यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को देखेंगे जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन। इनका काम होता है सॉल्ट को रिटेन करना बॉडी के अंदर।
अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट नहीं रहेगा तो पानी होल्ड बॉडी नहीं कर पाएगी। तो अल्डोस्टेरोन का काम होता है बेसिकली सोडियम को रिटेन करना, जो सोडियम होता है उसे रिटेन करना। इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो जो डेक्सामिथासोन होता है उसका जो एक्शन होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह होता है, और हम इसी के ऊपर इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो डेक्सामिथासोन इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब डेक्सामिथासोन तो एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो जो काम करता है वो वही काम करता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ऑलरेडी बॉडी में कर रहे हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बहुत ही मतलब यूनिक फंक्शन है, अभी तक भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और नोबेल प्राइज़ भी इस पे मिल रहे हैं। अब सोचिए इसके अंदर ये कितनी गहरी चीज़ होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो बॉडी के अंदर चीज़ों को मतलब गवर्न करती है। तो ये रोज़ाना हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो कोई भी एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर ये सिक्रीट होते हैं, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस का मतलब है जो बॉडी कंफर्टेबल उसमें रहती है ना, उसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और जैसे स्टारवेशन है, आप भूखे हैं, उस दौरान ये मतलब रिलीज़ होते हैं और फ्यूल बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उनमें ये रिलीज़ होते हैं और मतलब काम करते हैं। फैटी एसिड्स का जो रिलीज़ होता है ट्राइग्लिसराइड से, मतलब फैट सेल्स से, उसे मोबिलाइज़ कराने में हेल्प करते हैं। मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो लीवर ग्लूकोज है उसकी सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस को मतलब ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं। और सबसे जो एक अहम इनका रोल होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ये डाउन करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो हम जो डेक्सामिथासोन यूज़ करते हैं ना, ये सब तो इसके फैक्टर्स हैं ही जो इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम डेक्सामिथासोन बाहर से ऐड करेंगे, मतलब इंजेक्ट करेंगे या उसे देंगे, एनिमल को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो डेक्सामिथासोन करेगा, लेकिन हम इसके लिए ज़्यादा मतलब डेक्सा को या एक्सटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इस वाले फंक्शन को के लिए होता है कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं डाईयूरिनल, मतलब एक दिन में किस तरीके से कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, मेन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है बॉडी के अंदर वो कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिसोल का जो एक ग्राफ है किस तरीके से दिन में ये उठता है और नीचे चला जाता है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना 6 बजे से और 12 बजे तक का, ये सबसे बढ़िया पीरियड होता है। कहा जाता है ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और फ्रेश रहता है इंसान, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल उस टाइम बहुत हाई होता है। तो 9 बजे, उसके बाद 12 बजे के बाद 2 बजे या मतलब उसके बाद थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होने लगती है, और उसके बाद तो फिर ये और डाउन चली जाती है। लेकिन अब तो हमारा लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ज़्यादातर काम रात में होते हैं, मीटिंग्स वीटिंग्स ये वो और नाइट जॉब्स जो भी कुछ होता है। लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, मतलब जो हेल्दी लाइफ को प्रमोट करती है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? तो डेक्सामिथासोन का जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्शन है उसका। तो डेक्सामिथासोन बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को या कॉर्टिसोल हार्मोन को मिमिक करता है, उसके जैसा काम करता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है? तो ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यून सिस्टम के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें सप्रेस करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन भी एक इम्यून रिस्पॉन्स ही है। तो इम्यून सिस्टम के जो रिस्पॉन्स होते हैं उन्हें डेक्सामिथासोन या डेक्सोना जो है उसे डाउन करता है, उसे कम करता है। और ये लगभग 30 टाइम ज़्यादा पोटेंट होता है कॉर्टिसोल से। जो हमारा नेचुरल हार्मोन कॉर्टिसोल है उससे 30 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है डेक्सामिथासोन। इन्फ्लेमेशन को कम करने में या इम्यूनो सप्रेशन में उससे 30 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब इन्फ्लेमेशन होती क्या है? आप कहीं जा रहे हैं सड़क पे और खुदा न खास्ता आपके एक कांटा चुभ जाता है, इस तरीके से आपकी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट हो जाता है। जाहिर सी बात है तुरंत आपको पता चलेगा, आप अपना पैर उठा लेंगे। तो
कांटा चुभने के बाद जो बॉडी रिएक्ट करती है उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो 3-4 उसमें रिस्पांस देती है। एक तो आपके पेन होगा, तभी आप अपना पैर उठा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जगह फट जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा खून वगैरह भी निकल सकता है और वो लाल हो जाएगी, वहाँ पे लाली आ जाएगी, उसे रेडनेस कहते हैं। और हल्का सा वो गर्म भी होगा, वार्मथ आ जाएगी और वहाँ पर थोड़ी सी सूजन आ जाएगी या स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये जो रिस्पांस होता है ना, ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। अब यहाँ पे तो एग्जांपल लिया है एक कांटे का, ये कोई मॉस्किटो भी हो सकता है, ठीक है, कोई मधुमक्खी भी हो सकती है, उसका डंक भी मतलब लग सकता है, कोई सांप भी काट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो यहाँ पर आकर इंजरी कर दे या इंजरी हो उसमें आ जाए। तो कोई भी चीज़ होगी ना, उसमें जो रिस्पांस होगा प्राइमरी बॉडी का वो इन्फ्लेमेशन होगा। तो डेक्सामेथासोन क्या करेगा, इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मतलब डाउन करता है इस इन्फ्लेमेशन को। लेकिन किन कंडीशन में करता है, कैसे करता है, ये देखने वाली मतलब बात है कि हम ऐसे ही मतलब अंधेरे में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो और हम लेके डेक्सा लगा दें, ऐसा नहीं होता है। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन प्राइमरली क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन होता है ये किससे मीडिएट होता है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स से मीडिएट होता है। अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके यहाँ पर कुछ तरह के ना केमिकल छोड़ती हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है, इंटरल्यूकिन्स कहा जाता है, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर एक सेल आई, उसने कोई साइटोकाइन को रिलीज़ किया। अब ये साइटोकाइन यहाँ पे मौजूद जो सेल्स होंगी उन्हें मतलब इंस्ट्रक्ट करेगा, उन्हें कमांड करेगा, वो एक तरफ को हो जाएंगी, वहाँ से फिर पानी ब्लड में से बाहर आ जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी। जो सर्कुलेशन है वो इस जगह बढ़ गया तो रेडनेस आ गई, है ना। तो पेन भी होता है, पेन भी एक तरीके का बॉडी का मतलब डिफेंस सिस्टम है कि दिमाग को जाता है, तो उस जगह से फिर एनिमल या ह्यूमन अपना वो हटा लेता है वहाँ से। मतलब जैसे कांटा लगा तो आपने पैर उठा लिया, अगर पेन नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता, वो कांटा चुभा रह जाता। तो ये सब जो है ये इन्फ्लेमेशन का एक तरीका होता है। तो इसे हम इस इन्फ्लेमेशन को जो ट्रीट करने के लिए हम डेक्सामेथासोन को यूज़ करते हैं। तो ये बात इन्फ्लेमेशन आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इन्फ्लेमेशन होता कैसे है, मॉलिक्यूलर क्या इसका मैकेनिज्म है, अगर हम देखें तो बेसिकली सेल इस तरीके से होती है और सेल के ऊपर जो लेयर होती है ना, ये फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड रहते हैं, अंदर न्यूक्लियस रहता है और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर रहती है ना, तो इन्फ्लेमेशन के दौरान ये फॉस्फोलिपिड टूट जाते हैं और फॉस्फोलाइपेज एक एंजाइम होता है, वो फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनाता है। फॉस्फोलिपिड इस टाइप के होते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये फैटी एसिड चेन्स हैं। तो एराकिडोनिक एसिड एक तरीके की फैटी एसिड है। तो ये इसमें से टूट के आ जाता है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे रह जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो ये एराकिडोनिक एसिड जो रहता है यही सारे मतलब इन्फ्लेमेशन का एक तरीके से मदर है। अगर एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो इन्फ्लेमेशन फिर होगी ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन गवर्न होती है कुछ केमिकल मॉलिक्यूल से जिन्हें साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन्स और ये सब कहा जाता है। तो जब फॉस्फोलिपिड आएगा, मान लो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड होगा, तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम उसे तोड़ देगा, वो एराकिडोनिक एसिड बनेगा। वहाँ से फिर कॉक्स एंजाइम आते हैं, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं इसके, और वो PGH2 बनता है और उसके फिर स्पेसिफिक सिंथेसिस होते हैं, उनसे PGE2, PGE1, PGE2, PGF2 और ये सब बन जाते हैं। इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस इफ़ेक्ट ऑन वास्कुलर, GI, स्मूथ मसल और इन सब के ऊपर इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो इसी तरीके से आयरोक्डोनिक एसिड अगर लाइपोक्सिजिनेज इस पे एक्ट करता है तो HPET मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो फिर ल्यूकोट्राइन्स को बनाते हैं और फिर अलग अलग उसमें मॉलिक्यूल्स बनते चले जाते हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब जैसा जिससे खांसी आती है बेसिकली निमोनिया वगैरह में। इसी तरीके से इपॉक्साइड्स बनते हैं और आइसोप्रोस्टेन्स बनते हैं। तो अगर यहीं पे इसे रोक दिया जाए फॉस्फोलाइपेज को फोस्फोलिपिड तोड़ने से, तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली यही काम करते हैं, ये फॉस्फोलाइपेज A2 के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं। तो फॉस्फोलाइपेज A2 एक फॉस्फोलिपिड तोड़ने वाला मतलब एंजाइम है, और ये भी मतलब सेल में प्रेजेंट रहता है बाउंडेड फॉर्म में, लेकिन जब सेल टूटेगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो ये रिलीज़ हो जाता है और ये एरेक्डोनिक एसिड को तोड़ने लगता है। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ने काम नहीं किया तो ये आके एरेक्डोनिक एसिड इसने बनाया, एरेक्डोनिक एसिड से क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन बने। तो ये जो कॉक्स एंजाइम है ना, एरेक्डोनिक एसिड से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, जो नसाइड्स होते हैं जैसे निमोसलाइड है, पैरासीटामोल है, एस्पायरिन है, मेलोनेक्स है, पायरोक्सिकैम है, जो भी आप नसाइड यूज़ करते हैं वो कॉक्स के ऊपर काम करती है और कॉक्स यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोकता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या डेक्सामिथासोन का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, वो अलग एंजाइम पे काम करता है, और नसाइड्स जो हैं वो अलग एंजाइम पे काम करते हैं, कॉक्स को ख़त्म करते हैं। अब ये आप साथ में यूज़ किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, ये आप आगे बताऊंगा मैं। तो दो रोल डेक्सामिथासोन के यहाँ पे या डेक्सोना के हमें मिलते हैं या समझ में आते हैं। एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। दूसरा इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यून सेल्स को सप्रेस करता है, डाउन करता है। अब डेक्सामिथासोन का जो यूज़ है वो किस तरीके से किया जाता है, एक कंडीशन होती है शॉक की कंडीशन है। शॉक की कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि इसे यूज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। शॉक क्या है, जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है ना किसी भी वजह से, तो उसे शॉक कहा जाता है। ये बिजली वाला शॉक नहीं है कि तो ब्लड का वॉल्यूम किसी भी वजह से अगर कम हो जाता है तो ये डेक्सामिथासोन को यूज़ किया जाता है। लेकिन और ज़्यादातर एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि डेक्सामिथासोन को इस कंडीशन में हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। तो दूसरा इसका जो यूज़ होता है मतलब डेक्सामिथासोन का, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्रीनल फंक्शन की एड्रीनल ग्लैंड जो है मैंने बताई थी वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, उससे प्रॉपर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकल रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ये देखने के लिए हम डेक्सामिथासोन को इंजेक्ट करते हैं। होता क्या है कि जब डेक्सा को इंजेक्ट किया जाता है तो एड्रीनल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर से तो हार्मोन मिल ही रहा है, मतलब ऑलरेडी हार्मोन है ही बॉडी के अंदर जो काम कर रहा है, तो वो ये बनाना कम कर देती है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर इसका फंक्शन सही नहीं है तो ये वो बनाना चालू रखेगी, मतलब फीडबैक जो इसका होगा वो काम नहीं कर रहा होगा तो वो चालू रहेगा, और उसका जो बॉडी के ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कंसंट्रेशन होगी वो एक लेवल पे बनी रहेगी, कम नहीं होगी डेक्सा देने के बाद। मतलब अगर डेक्सा देने के बाद ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कम हो रहे हैं तो एड्रीनल ठीक है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो एड्रीनल ख़राब है। तो ये देखने के लिए डेक्सामिथासोन को इंजेक्ट किया जाता है। लार्ज एनिमल के अंदर पार्चुरेशन के टाइम पे कैटल के अंदर यूज़ किया जाता है, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को भी कम करने के लिए यूज़ करते हैं। कैटल के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब डेक्सोना यूज़ होता है, या प्रेडनिसोलोन भी डेक्सोना का एक तरीके से छोटा भाई ही है। जो काम डेक्सोना करता है वही प्रेडनिसोलोन भी करता है, लेकिन उसकी पोटेंसी डेक्सोना से कम होती है। तो कैटल के अंदर डेक्सोना कीटोसिस के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर बढ़ाता है। हॉर्सेस के अंदर जो रिकरेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जिसकी जो एयर पाथवे होता है, ट्रैकिया होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और सांस घोड़ा नहीं ले पाता है। तो उसके लिए भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जिन घोड़ों में ये प्रॉब्लम आती है उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है।
एनाफाइलैक्सिस जो एक कंडीशन होती है, जिस तरीके से शॉक होता है ना, अभी शॉक बताया, इसी तरीके से एनाफाइलैक्टिक कंडीशन भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी के मधुमक्खी ने अगर काट लिया, हनी बी ने अगर काट लिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से लाली आ जाती है। एक तो नॉर्मल सी होती है कि काटा किसी के, थोड़ा सा सूजा और वो ठीक हो गया, लेकिन कि कुछ लोग होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, मतलब ओवर रिएक्ट कर जाता है इम्यून सिस्टम, उसे एनाफाइलैक्टिक कंडीशन कहते हैं। जिसे कहते हैं ना एलर्जी हो गई, आपने कुछ चीज़ खाई और आपको एकदम उससे एलर्जी हो गई, तो वो एनाफाइलैक्टिक शॉक कहा जाता है। कभी कभी जो मतलब कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर से केमोथेरेप्टिक ड्रग्स यूज़ होती हैं, बेसिकली केमोथेरेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो डॉग्स के अंदर या कैट्स के अंदर ही वेटनरी प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनके अंदर ये एनाफाइलैक्टिक शॉक होने का ख़तरा रहता है। तो जब वो केमोथेरेप्टिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं डॉग्स के अंदर, तो उसे वो करने के लिए कि वो रिएक्शन ज़्यादा ना हो, तो उसमें डेक्सोना या डेक्सामेथासोन को यूज़ किया जाता है। स्नेक बाइट में भी इसका काफ़ी रोल है। जो कॉमन क्रेट स्नेक होता है या रेटल स्नेक होता है, उसके अंदर जब वो काटते हैं तो उनके जो जहर होता है स्नेक का, बेसिकली वो फॉस्फोलाइपेज A2 ही होता है। अभी दिखाया था ना पिछली जो स्लाइड थी, फॉस्फोलाइपेज A2 के ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकोइड उसे बाइंड कर लेता और उसका काम नहीं करने देता। तो डेक्सामेथासोन अगर कॉमन क्रेट ने काटा है और डेक्सामेथासोन हम लगा देते हैं तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। और ये उसकी मतलब एक तरीके की जो फर्स्ट एड होती है, वैसे तो एंटीवेनम ही दिए जाते हैं, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है स्नेक बाइट का वो एंटीवेनम्स ही हैं, लेकिन जो फर्स्ट एड के तौर पे डेक्सामेथासोन उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि फॉस्फोलाइपेज A2 को ये बाइंड कर लेता है और स्नेक वेनम को ख़राब कर देता है। तो अगर वक्त रहते हम अपने एनिमल में डेक्सामेथासोन लगा दें तो उसे हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब आती है बात फीवर की। कुछ लोगों को लगता है फीवर में इसे यूज़ मतलब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो फीवर में डेक्सामेथासोन को यूज़ हमें मतलब जर्नल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना जल्दी काम नहीं करता है डेक्सामेथासोन फीवर को डाउन करने में जितना और नसाइड्स करते हैं। नसाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इन्हें कहा जाता है नसाइड्स। और ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे पैरासीटामोल है या नेमोस्लाइड है या आपकी मेलोक्सिकैम है, पायरोक्सिकैम है, फ्लूनिक्सिन है, ये सब क्या हैं? एस्पाइरिन है, डिस्प्रिन जिसे कहते हैं, ये सब नसाइड्स हैं। तो नसाइड्स जितनी जल्दी काम करते हैं फीवर को डाउन करने में, डेक्सामेथासोन उतनी जल्दी काम नहीं करता है। लेकिन और दोनों को एक साथ यूज़ भी नहीं करना चाहिए, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसे जर्नल रूल नहीं बनाना चाहिए कि जब भी फीवर आता है, कोई भी कंडीशन होती है और हम उठा के उसे डेक्सा और नसाइड एक साथ लगा देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्यूट केसेस में, जो कुछ एक्यूट केसेस होते हैं सेप्टिसीमिया के, एंडोटॉक्सिक शॉक के, उसके अंदर हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर 6 से 8 घंटे के अंतराल पे हम दोनों को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फ्लूनिक्सिन है और डेक्सामेथासोन को अगर हम एक साथ देते हैं सीवियर इन्फ्लेमेशन के केसेस में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट इनहिबिटर होते हैं साइटोकाइन प्रोडक्शन के। मतलब जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, वहाँ पे जैसे पुलिस होती है तो पुलिस क्या करती है, कहीं पे कोई झगड़ा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एकदम से भीड़ लग जाती है। तो पुलिस आके क्या करती है, अगर भीड़ हो जाए वहाँ पे और मारपीट और ज़्यादा बढ़ जाए, वो दंगा बन जाए, तो एकदम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पुलिस बेसिकली क्या करती है, वहाँ से जाके सबसे पहले भीड़ को खदेड़ती है और लोगों को इधर उधर भगा देती है और फिर खुद देखती है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व कर देती है। जो लोग परेशानी कर रहे होते हैं उन्हें उठा के जेल में डाल देती है। तो यही काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है। तो ये साइटोकाइन आ जाते हैं एकदम से, जैसे ही कहीं पे कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई मतलब सेप्टिसीमिया है, बैक्टीरियमिया है, कोई भी कंडीशन है, तो वहाँ पे साइटोकाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है।
तो ये आके क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब आते हैं, डेक्सामेथासोन दिया जाता है तो उस साइटोकाइन की प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर देता है, पोटेंट इनहिबिटर होता है, और प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका होता है अगेंस्ट दी लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इस तरीके से बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल, जैसे मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारी सेल में, इसी तरह इनकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उनके अंदर LPS कंपाउंड होते हैं, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड जो यहाँ पर लिखा है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना तो ये LPS निकल के बाहर आ जाते हैं, ये ब्लड में चले जाते हैं, और जितनी भी इम्यून रिएक्शन होती हैं, बड़ी मतलब ख़तरनाक टाइप की इम्यून रिएक्शंस होती हैं जो कि डेथ भी कॉज कर देती हैं, तो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के थ्रू होती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन या और भी इस तरह की जो मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मिलते हैं, वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को भी कम करते हैं, साथ साथ LPS के साथ ये बाइंड भी कर लेते हैं, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसे ख़राब कर देते हैं बाइंड करके। तो LPS वाली जो कंडीशन है, तो डेक्सामेथासोन अगर हमें समझ में आ जाता है, हम प्रॉपर्ली डायग्नोज कर लेते हैं उस कंडीशन को, तो LPS बहुत ही बढ़िया उसमें काम करता है। जैसे अब पिछले साल कोरोना के केसेस मतलब बहुत बढ़ने लगे थे, तो कोरोना के केसेस में जो सबसे पहली ड्रग, हालांकि उससे पहले जो मलेरिया की जो ड्रग थी क्विनोलोन था, उसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, हालांकि उसने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया। लेकिन जो पहली ड्रग अप्रूव की WHO ने भी, और सब ने, डॉक्टर्स ने जिससे माना, वो डेक्सामेथासोन ही थी। उसने जो मॉर्टलिटी थी वो काफ़ी कम कर दी थी, शायद 33% तक वो डाउन उस मॉर्टलिटी को ले आया था। तो जो सीवियर कोविड के पेशेंट्स थे उसके अंदर डेक्सामेथासोन ने बहुत बढ़िया काम किया था। तो ये इसी वजह से कि LPS के अगेंस्ट जो शॉक वाली कंडीशन थी, LPS की एंडोटॉक्सिक शॉक थी, उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा काम किया था इसने। तो इसका मतलब ये है कि जो सेप्टिसीमिया और एंडोटॉक्सीमिया के जो केसेस होते हैं, जैसे HS होता है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता है बफेलो के अंदर, ज़्यादातर बफेलोज के अंदर देखने को मिलता है, शीप के अंदर भी होता है, गोट्स के अंदर भी होता है। जब बारिशें या तो ख़त्म हो गई होती हैं, बारिशों का सीज़न चल रहा हो, उस टाइम इसके आउटब्रेक्स काफ़ी देखने में मिलते हैं। या फिर आप गोट्स को ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं कहीं से, तब HS जो पास्चुरेलोसिस होता है, ये काफ़ी इसके केसेस दिखते हैं। एक्यूट मेस्टाइटिस के केसेस में, मतलब एकदम से थन सूज जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, बुखार आ जाता है एनिमल को, मेस्टाइटिस हो जाता है, अडर एडेमा, उसके अंदर सूजन आ जाती है। ये निमोनिया के केसेस जो होते हैं जिसमें खरखराहट की आवाज़ आती है। कोलाई बेसिलोसिस होता है काफ्स के अंदर या फिर गोट किड्स के अंदर। तो इन वाली कंडीशंस में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स निकलता है, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड या डेक्सोना जो है इन कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसमें डेक्सोना हमें या डेक्सामेथासोन इन कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए। इनमें कभी कभी फ़ीवर होता है और कभी कभी नहीं होता है, मतलब हो सकता है कि शुरू में फ़ीवर हुआ हो और उसके बाद वो फ़ीवर डाउन हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया हो, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट पैदा करने की उतनी क्षमता ही नहीं बची है ना। तो उसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर फ़ीवर आया है तो इसका मतलब अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हुई हैं। तो डेक्सामेथासोन के अंदर मतलब एंटी लाइपोपॉलीसैकेराइड्स वाली एक्टिविटी तो है ही, फीवर के अंदर इसे यूज़ करते ही हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 के अगेंस्ट काम करता है। इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक रिएक्शंस भी होती हैं। हिस्टामिन क्या होता है? एक तरीके का हार्मोन होता है, पैरा हार्मोन इसे कहते हैं, और ये क्या करता है कि ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है और उन्हें डायलेट कर देता है, मतलब उनकी डायलेशन बढ़ा देता है, और उसके अंदर से पानी बाहर आने लगता है, वाटर जो होता है, और सूज जाती है वो जगह, मतलब एक तरीके से स्वेलिंग आ जाती है। तो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन भी इसका रहता है। एंटी हिस्टामिनिक जैसे एविल है या कैडिस्टिन है, क्लोरफेनरामिन मेलिएट है, प्रोमेथाजीन है, एसिट्राजीन है, तो ये सब एंटी हिस्टामिनिक्स ही हैं अलग अलग जनरेशन्स के। तो डेक्सामेथासोन भी एक अच्छा एंटी हिस्टामिनिक की तरह काम करता है जब हम इसे देते हैं, और ख़ासकर एंडोटॉक्सिक शॉक में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये वाली कंडीशन कब आती है? जैसे ई कोलाई होता है काफ्स के अंदर, आपने रात को उन्हें सही बंद किया,
लेकिन सुबह जब आके देखा तो बिल्कुल ही काफ मरने वाली कंडीशन में रहता है, अपना गर्दन वर्दन डाल के वो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे मरने वाला है। तो उस वाली कंडीशन में आप डेक्सोना और फ्लूनिक्सिन साथ में दें। अगर साथ में देंगे तो इसमें काफ़ी बढ़िया आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे उस वाली काफ की कंडीशन में हो, तो उसे आप बचा सकते हैं अगर डेक्सोना और फ्लूनिक्सिन आप साथ में यूज़ करें। तो एंडोटॉक्सिक शॉक जो होता है काफ्स के अंदर, इसी तरीके से गोट किड्स में भी ये कंडीशन आती है, तो उन्हें भी हम डेक्सामिथासोन से डेक्सोना से बचा सकते हैं। थिलेरियोसिस की एक कंडीशन आती है, थिलेरिया जिसे कहते हैं, तो थिलेरिया में भी डेक्सामिथासोन काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, लेकिन इसमें बेसिकली ये प्रोमेथाजीन के साथ यूज़ किया जाता है या करना चाहिए, इसकी एक रिसर्च भी है। तो ये डिस्निया का जो डिस्निया होता है उस थिलेरियोसिस में, डिस्निया का मतलब है जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है एनिमल को, उसे काफ़ी कम कर देता है। वास्कुलर लीकेज को कम कर देता है, मतलब पानी बाहर नहीं आता तो लंग्स में सूजन नहीं होती है। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो होते हैं लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के, उन्हें डाउन करता है, क्योंकि ये इसकी इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी भी है ना। और थिलेरियोसिस क्या है, थिलेरिया में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो और इसकी जो एक्टिविटी है डेक्सामिथासोन की है, ये लिम्फोसाइट्स को डाउन करता है। तो वैसे भी थिलेरियोसिस में अगर डेक्सामिथासोन हम यूज़ करते हैं प्रोमेथाजीन के साथ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर इसके बाद हीट शॉक के जो केसेस आते हैं, हीट शॉक्स में का जो एनिमल होता है जो काफ़ी जैसे गर्मी वर्मी में है, आप उसे कहीं चला के ले गए हैं बहुत ज़्यादा धूप में और पेंटिंग कर रहा है, सांस फूल रहा है, मुंह से झाग आ रहे हैं, तो हीट शॉक में भी इसका यूज़ बहुत अच्छा है। मतलब अगर पहले हीट शॉक से पहले अगर इसे दे दें तब तो ये और भी अच्छा काम करता है, लेकिन ड्यूरिंग द हीट शॉक भी आप डेक्सामिथासोन को उसकी प्रॉपर डोज के साथ दे सकते हैं। ऐसा इसमें ना करें, मतलब लोग सोचते हैं ना कि इसे हाइपोथर्मिया में ही देना है, जब टेम्परेचर डाउन हो गया जब ही देना है, लेकिन ये हीट शॉक को भी, क्योंकि हीट शॉक प्रोटीन्स जो होते हैं उनके जो प्रोसेस है उसे बढ़ाता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसमें हेल्प करता है डेक्सामिथासोन। अब ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक इन काफ्स। तो इस तरीके से ये पड़ा रहता है, बिल्कुल मुंह डाल देता है, खड़ा नहीं हो सकता है। आप इसकी टांगें देख सकते हैं कि इसके जॉइंट्स भी किस तरीके से मुड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जान ही नहीं बची है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है एंडोटॉक्सिक शॉक होता है, और इसमें हम डेक्सामिथासोन और फ्लूनिक्सिन अगर साथ में देते हैं तो प्रॉपर डोज से, जो डोज़ है इसकी ना उसके हिसाब से, डोज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो और फ्लूनिक्सिन के बारे में जो फिनाडाइन की वीडियो बनेगी तो उसमें देखेंगे। तो डेक्सामिथासोन और फ्लूनिक्सिन के साथ अगर हम इसे देते हैं तो एंडोटॉक्सिक, और साथ में हमें एंटीबायोटिक थेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी भी चलाते रहनी होती है कि अगर उसे फ्लूइड्स की ज़रूरत है या इलेक्ट्रॉल डायरिया हो रहा है तो इलेक्ट्रॉल वगैरह देना है, तो वो सब के साथ हम डेक्सामिथासोन और फ्लूनिक्सिन को देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। ऑब्वियसली केयर एंड मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन जो है आपको दिख रही है, ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन है। तो ये क्लिनिकल मेनिंजाइटिस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, काफ बिल्कुल अपना सर उठा लेता है। मेनिंजाइटिस का मतलब दिमाग में सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन में भी डेक्सामिथासोन प्रॉपर डोज में दिया जाए, फ्लूनिक्सिन के साथ भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं, तो अच्छा इसमें काफ्स को सेव किया जा सकता है। लेकिन जो प्रॉपर डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पर ये कंडीशन आने ही नहीं देनी चाहिए, ये सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए हैं। हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट इनके लिए डेवलप किए हैं जिसमें काफ्स का जो प्रिवेंटिव केयर होता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के रूप में अगर आप वो प्रॉपर देते रहें तो आपको ये वाले केसेस, मतलब इक्का दुक्का कोई मिल गया तो मिल गया, वरना इन्हें आप काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। क्योंकि काफ्स हैं, गोट किड्स हैं, ये फ्यूचर हैं आपके फार्म का ना, तो इनके लिए आपको प्रिवेंटिव एक वो चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो मर जाता है तो अगर गाय को हम देखें तो 9 महीने बर्बाद हो जाते हैं, और 9 महीने में जो खिलाया पिलाया वो अलग होता है। या भैंस को हम देखें, भैंस को तो के काफ्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से बकरी के जो बच्चे होते हैं तो 3 महीने तक इस प्रॉब्लम को नहीं, मतलब जो डायरिया वायरिया की प्रॉब्लम है इसे हम रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रोबायोटिक दें। ये हमारा ही डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
8920253645 व्हाट्सएप नंबर है ये। तो अब आगे हम इसे देखते हैं। अगर प्रेडनिसोलोन के कंपैरिजन में इसे देखा जाए तो प्रेडनिसोलोन भी एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है, लेकिन इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है ना डेक्सा की, वो लगभग 7.5 गुना ज़्यादा है प्रेडनिसोलोन से। तो अगर हम 0.15 mg डेक्सा देते हैं तो वो 1 mg के इक्विवेलेंट होता है प्रेडनिसोलोन के। मतलब 1 mg प्रेडनिसोलोन इज़ इक्वल टू 0.15 mg डेक्सामिथासोन। तो डेक्सामिथासोन ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा ताकतवर है प्रेडनिसोलोन से। और एक चीज़ और भी है कि जैसे डेक्सामिथासोन हम देते हैं ना, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होता है, मतलब ये काफ़ी देर तक इसका एक्शन रहता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इसकी है नहीं है, सॉल्ट वगैरह रिटेन करता नहीं है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो होती है वो इसकी कम होती है और ये ज़्यादा सूटेबल रहती है शॉर्ट टर्म हाई डोज थेरेपी जब करनी होती है ना, तो उस टाइम के लिए डेक्सामिथासोन अच्छा है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपको चलाना है तो प्रेडनिसोलोन उसके लिए ठीक है। और दूसरी एक कंडीशन होती है सेरिब्रल एडेमा। कई कंडीशन आती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस की कंडीशन दिखाई थी, तो सेरिब्रल एडेमा अगर है, न्यूरोलॉजिकल साइंस आपको दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई वायरल है या कुछ कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से दिमाग में सूजन आ गई है, तो उसके अंदर डेक्सामिथासोन अच्छा काम करती है। क्योंकि सिर्फ डेक्सामिथासोन ही है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ना प्रेडनिसोलोन, ना बेटामिथासोन, ना कोई मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कोई पार नहीं करता है। सिर्फ डेक्सा उसे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग के अंदर जा सकती है। तो सेरिब्रल एडेमा में डेक्सा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म डेली जो थेरेपी होती है उसके लिए अनसूटेबल है। हम बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, 5 दिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ा देती है। वो खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, मसल्स गलने लगती हैं और वो सब शुरू हो जाता है। दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ये डाउन करने की कैपेसिटी रखती है, दूध के प्रोडक्शन को डाउन कर देती है डेक्सा। तो इसे मतलब वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे जाएंगे उसे मान लीजिए उसका इलाज करने के लिए आपके खुद के भी एनिमल होंगे, अगर लगाते हैं आप तो वो डाउन हो जाएगा। तो ये देख के लगाना है कि मतलब इस चीज़ को यूज़ करना है कि वहाँ पर इसकी ज़रूरत है एनिमल की जान बचाने के लिए, मतलब दूध से ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर एनिमल की जान है, तो उसे यूज़ करना है। तो इसी वजह से अगर हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे 5 दिन हमने यूज़ किया, 10 दिन इसे यूज़ किया डेली, तो क्रॉनिक थेरेपी के अंदर इसे धीरे धीरे कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आप इसे 10 ml दे रहे हैं डेली, आपने 10 ml की इसकी डोज़ बनाई या बन रही थी आपकी, तो अगले दिन से आप बिल्कुल इसे स्टॉप कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको 8 ml देनी है, फिर 6 ml देनी है, फिर 4 ml देनी है, फिर स्टॉप कर देना है। तो मतलब धीरे धीरे करके आपको इसे डाउन लेके आना है और 3-4 दिन के अंदर इसे कम करना है, अचानक से इसे नहीं ख़त्म करना। और एनाफाइलेक्सिस के जो वो रहते हैं कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स, अगर आप डॉग या कैट में यूज़ कर रहे हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स, तो उसके साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहला जो रैबिट होते हैं, जो खरगोश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डेक्सा के लिए। तो आपको डेक्सा को रैबिट्स में यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई टॉपिकल एजेंट्स भी मतलब नहीं लगाना है। कोई जो क्रीम्स आती हैं ना, क्रीम वगैरह के अंदर प्रेडनिसोलोन या आई ड्रॉप्स के अंदर प्रेडनिसोलोन डेक्सामिथासोन आता है, वो चीज़ भी रैबिट्स के अंदर यूज़ नहीं करनी है जिसके अंदर डेक्सा होगा। तो और डेक्सा ख़ास तौर से प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर अवॉइड करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अगर प्रेग्नेंट है एनिमल, क्योंकि ये क्या करता है, ये पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है, बच्चा तुरंत पैदा होने के लिए तैयार हो जाता है और एनिमल अबॉर्ट भी कर सकता है। अर्ली लैक्टेशन के अंदर इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये विटामिन डी के फंक्शन को इंटरफेयर करता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है।
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो दूध बनना कम हो जाएगा, दूध बनना कम होगा या और भी प्रॉब्लम्स इसकी वैसे आ सकती हैं। और उन पेशेंट्स में खासकर ये डॉग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉग्स में कई बार अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो जिनमें अल्सर ऑलरेडी है उन एनिमल्स में यूज़ नहीं करना है, या फिर जहाँ पर जिन एनिमल्स में हीलिंग हो रही है, मतलब कोई वुंड है या कोई इंजरी है, कोई ज़ख्म है, तो वहाँ पर इसे अवॉइड करना है, या उनमें अगर यूज़ करना है तो बहुत कॉशियसली यूज़ करना है, क्योंकि ये हीलिंग को इम्पेयर करता है, ये हीलिंग नहीं होने देता है डेक्सा। क्योंकि ये क्या करता है ना, ग्लूकोज को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है, ज़ख्म जो है वो भर नहीं पाता है। तो अगर ज़ख्म है किसी एनिमल के अंदर तो वहाँ पर डेक्सा को नहीं यूज़ करना है, या फिर अल्सर की अगर प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ यूज़ नहीं करता, और ये अल्सर को कॉज भी करता है तो उनके अंदर यूज़ नहीं करना है। डायबिटीज़ जिन एनिमल्स को है उनके अंदर यूज़ नहीं करना है। रीनल फेलियर या नेफ्रोसिस की कंडीशन है, या जो किडनी स्वेल हो चुकी है, वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करना। तो डायबिटीज़ की वजह होता क्या है कि ये ग्लूकोज कंटेंट और अमाइनो एसिड बढ़ा देगा, और फिर उसका जो फिल्ट्रेशन का जो ज़ोर है वो फिर किडनी के ऊपर पड़ेगा, तो वो उस चीज़ को और बढ़ा देगा। अच्छा, अगर आप अननेसेसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, जैसा मैंने पहले भी बताया, जैसे फ्लूनिक्सिन वगैरह के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नसाइड्स के साथ आप इसे यूज़ ना ही करें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जीआई इंजरी, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, इसमें इंजरी कर सकता है, इसके अंदर अल्सर पैदा कर सकता है, और अल्सर पैदा करने के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, डेक्सामेथासोन और नसाइड के कॉम्बिनेशन को जनरलाइज ना करें। जहाँ पे ज़रूरत है, एनिमल की जान मतलब बचाने वाली कंडीशन है कि और कोई चीज़ काम नहीं करनी है, वहाँ पर डेक्सामेथासोन और नसाइड्स को साथ में यूज़ करें, अदरवाइज़ इसे रहने दें। अच्छा, जब इसे यूज़ कर रहे हैं तो एसिडिफाइंग सॉल्यूशन के साथ इसे ना मिलाएं, जैसे रिंगर लैक्टेट है या एनरोफ्लॉक्सासिन है, टोनोफॉस्फोन है, तो एक इंजेक्शन में इन दोनों को ना मिलाएं, या तो जो एसिडिफाइंग सॉल्यूशन है उसके अंदर डेक्सोना को ना मिलाएं। हालांकि जो ज़्यादातर जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनके साथ ये कंपैटिबल रहता है डेक्सोना। आईवी जब आप इसे दे रहे हैं तो बहुत स्लोली इसे इंट्रोड्यूस करें इंट्रावीनसली। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, जैसे जो डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन रहता है, अल्सरेटिव केरेटाइटिस जो रहता है, जहाँ पे अल्सर बन जाता है खाल के अंदर एक ज़ख्म होता है और नीचे की एपिडर्मिस और डर्मिस दिखने लगती है, तो उन वाले उसमें ये ना लगाएं जिनके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने बताया आपको कि एड्रीनल ग्लैंड एनिमल की जो होम्योस्टेसिस होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका जो डेली जो कंफर्ट जोन है, जो प्रॉपर उसकी बॉडी फंक्शनिंग है, उसके लिए एड्रीनल बहुत ज़रूरी होती है, और कॉर्टिसोल की वजह से वो मेंटेन रहता है। तो एक सिंगल डोज डेक्सामेथासोन की वो 32 आवर्स के लिए एड्रीनल ग्लैंड को सप्रेस कर देती है, मतलब उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम उसे डेक्सामेथासोन को अचानक से हम बंद ना करें, जब हम दे रहे हैं तो उसे धीरे धीरे करके डाउन लेके जाएं, ताकि बॉडी उसे एक तरीके से अडेप्ट कर सके उस सिस्टम को। अच्छा, ये हाइपोकैलेमिया इंड्यूस करता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम की डेफिशिएंसी। तो डेक्सामेथासोन को फ्रूजिमाइड के साथ यूज़ ना करें, मतलब लेसिक्स के साथ इसे ना करें, क्योंकि हाइपोकैलेमिया करेगा, पोटेशियम को डाउन कर देगा और कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिससे अचानक डेथ हो जाती है। और पहले भी बताया कि T4 के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन को ये बढ़ा देता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाता है। एक बात याद रखें, हीट शॉक अलग चीज़ है और हाइपरथर्मिया अलग चीज़ है।
हाइपरथर्मिया में ये नहीं देना है और हीट शॉक में दे सकते हैं। अब हीट शॉक और हाइपरथर्मिया में क्या डिफरेंस है, इसके लिए कोई अलग वीडियो में देखेंगे। तो डेक्सामिथासोन एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर रहा है, मतलब नॉन ग्लूकोज जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लाइकोजन के अलावा उनसे ग्लूकोज बनाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो ये एक तरीके की डायबिटीज़ कर देता है, मतलब सूडो डायबिटीज़ टाइप की कंडीशन पैदा कर देता है। तो इस वजह से अर्ली लैक्टेटिंग काउज जो होती हैं, मतलब जो अभी जिन्होंने शुरुआत की है दूध देने की, कम से कम 2 महीने तक जब तक वो पीक अचीव नहीं करती हैं, उनमें डेक्सामिथासोन यूज़ ना करें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा और मिल्क प्रोडक्शन आपका डाउन जाएगा और कभी भी फिर उस वाली कंडीशन में मिल्क नहीं पहुंचेगा जहां पर उसे, मतलब पीक लैक्टेशन फिर अचीव नहीं करेगी काउ। जब आप इंसुलिन डाउन कर देंगे तो फिर हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आपको इसे यूज़ मतलब बहुत अवॉइड करना है अर्ली लैक्टेटिंग काउज में। फिर वही बात आ जाएगी, जब तक लाइफ सेविंग ना हो वो मतलब कंडीशन, तब तक इसे यूज़ ना करें। एंटेरोटॉक्सीमिया होता है गोट्स के अंदर, बहुत उसके विजिबल सिम्टम होते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में देखेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया के बारे में। तो एंटेरोटॉक्सीमिया जो गोट्स में होता है उसमें भी इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ भी किडनी फेलियर वगैरह हो सकता है अगर आप डेक्सा देंगे उसे। तो ये इसी वजह से ये जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, ये सिर्फ वेटनेरियन ही इन्हें मतलब असेस कर सकता है कि ये देना है यहाँ पे या नहीं देना। जहाँ पे देना हो था या जहाँ पे ज़रूरत हो सकती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वॉमिटिंग अगर हो रही है तो वॉमिटिंग के केस में नहीं देना है, जैसे पार्वो वायरस होता है ना डॉग्स वॉक्स के अंदर, तो पार्वो वायरस के केसेस में भी इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोकेलेमिया करता है। पोटेशियम, क्योंकि वॉमिट में जब वॉमिटिंग होती है तो पोटेशियम लॉस होता है और बॉडी के अंदर पोटेशियम कम हो जाता है, और ये भी हाइपोकेलेमिया करता है, तो उस कंडीशन को बढ़ा सकता है। तो पार्वो वायरस की कंडीशन में इसे अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यूरिनेशन बहुत होता है, और HP एक्सिस का सप्रेशन हो जाता है। मैंने बताया था ना एड्रीनल ग्लैंड का सप्रेशन होता है इसके अंदर, तो वो ये वही है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। एड्रीनल ग्लैंड का जब सप्रेशन होता है तो ACTH एक हार्मोन होता है, वो ब्रेन से निकलता है, तो वो भी सप्रेस हो जाता है इसके फीडबैक उसकी वजह से। तो एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसके अल्सर हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, उसके इंटेस्टाइन में हिपैटोपैथी होती है, लीवर के ऊपर भी इसका मतलब बुरे असर देखे जाते हैं। डायबिटीज़ अगर है तो बढ़ जाएगी और नहीं है तो हो जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया, बॉडी के अंदर फैट बहुत बढ़ जाता है। ये इंक्रीज थायराइड हार्मोन है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिलेड वुंड हीलिंग नहीं होगी, और इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंटीबॉडी नहीं बनती हैं। इसी वजह से अगर वैक्सीन आपने लगाई है और फिर आप डेक्सा वैक्सा यूज़ कर लें उसके ऊपर, उसमें फ़ीवर आए और कोई आके इसमें डेक्सा लगा जाए, तो इसका मतलब वो वैक्सीन अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगी, तो उस टाइम इसे नहीं देना चाहिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं डेक्सा लगाने से, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन होगा तो डेमोडेक्स जो खाल वाल की बीमारियां होती हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फंगल इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शंस, वो बढ़ जाते हैं डेक्सा के बाद, तो उन्हें प्रॉपरली उनकी टेक केयर करनी है। और हॉर्सेस के अंदर पर्टिकुलरली इस रिस्क ऑफ लेमिनाइटिस बढ़ जाता है, लेमिनाइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं हॉर्सेस में अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे। डोज इसकी बहुत जनरलाइज्ड है, मतलब 0.1 to 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे यूज़ करना होता है। एंड ये इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन और बुखार, फीवर, एंडोटॉक्सिक शॉक वगैरह के लिए इसे यूज़ करना है, तो 0.1 to 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर इम्यूनोसप्रेसिव इसके इफ़ेक्ट्स आपको लेने हैं, जो कि वेटनरी में बहुत रेयर होता है, कोई ऐसी खास डिजीज़ इतनी नहीं होती हैं,
तो इम्यूनोसप्रेसिव इफ़ेक्ट, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव हमें कहाँ करना होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है वहाँ पर, या कि कोई मतलब कैंसर है ब्लड से रिलेटेड, या लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ है लाइक थिलोरियोसिस, तो वैसी कंडीशन बहुत कम आती हैं वेटनरी प्रैक्टिसेस में। तो इस डोज़ को इस्तेमाल करना मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इस डोज़ में भी इस्तेमाल की जा सकती है, कोई ऐसा वो नहीं दिखेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट। कैटल बफेलो हॉर्सेस के अंदर जो इसकी डोज़ है वो जो स्पेसिफिक डोज़ है 0.04 to 0.15 mg पर kg बॉडी वेट IV और IM। अगर आपको पार्चुरेशन इंड्यूस कराना है, उससे बच्चा पैदा कराना है, तो आप कैटल बफेलो में 0.05 mg पर kg बॉडी वेट या 25 mg टोटल डोज पर एनिमल के हिसाब से सिंगल डोज देनी होती है ड्यूरिंग द लास्ट वीक और 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब बच्चा पैदा होने में 14 दिन रह जाएँ या 10 दिन रह जाएँ, उस टाइम आप इससे पार्चुरेशन इंड्यूस करा सकते हैं डेक्सामेथासोन से। और साथ में आप उस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फ़ा की भी डोज़ लगा सकते हैं, जैसे ल्यूटेलाइज वगैरह, तो उसकी डोज़ भी 0.5 mg पर एनिमल के हिसाब से दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में दे सकते हैं पार्चुरेशन इंड्यूस कराने के लिए। अगर शीप और गोट में इंड्यूस कराना है तो डोज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये 0.15 mg पर kg बॉडी वेट IM फॉर 1 to 5 days, मतलब 1 से 5 दिन तक दिया जाता है। मतलब जैसे भी ज़रूरत हो सकता है पहली डोज़ में ही हो जाए, तो 5 दिन तक इसे दिया जा सकता है लास्ट वीक ऑफ जेस्टेशन में। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये दूध में आता है, लगभग 96 घंटे तक दूध में आता है इसे ट्रीट करने के बाद, और इसके जो रेसिड्यूज़ रहते हैं मीट के अंदर वो लगभग 8 दिन तक रहते हैं, लीवर के अंदर वो 6 दिन तक रह सकते हैं। तो जो बच्चे वगैरह दूध पी रहे हैं वो तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी HPA एक्सिस अगर ये दूध में आएगा या मीट में जाएगा तो ये उनके अंदर भी मतलब पहुँचेगा वहाँ पर, बच्चों के अंदर। बड़ों के अंदर तो चलो इतना वो नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि उनकी HPA एक्सिस और एड्रिनल वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उनका जो रिदम होता है वो बहुत नाजुक होता है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉर्टिसोल वगैरह की, तो वो इफ़ेक्ट हो जाता है कभी कभी ना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और फिर देखेंगे अगली कोई वीडियो। अभी तो गोट वाली भी कुछ वीडियोस हैं जो उसके लिए मैंने शुरू की थी, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम देखेंगे। थैंक यू।